गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। समय से आज थोड़ा पहले हूं और समाजवाद का यह लेक्चर सीरीज का ये चौथा लेक्चर है जिसमें आप समाजवाद के विस्तृत आयामों को बहुत विस्तृत रूप में देख रहे हैं। और इस विस्तृत रूप में देखने के क्रम में समाजवाद के उद्भव की मैंने बात की आपसे, समाजवाद के विकास की बात की, समाजवाद के उद्भव और विकास के संदर्भ में जो शब्दावली थी उस शब्दावली पर मैंने बात की। और जिन बच्चों ने पहले वाले लेक्चर्स ध्यान से नहीं सुने हैं उनको ध्यान से सुनकर एक नोट्स बनाते चलें। और जैसा मैंने कहा था कि हम लोग फिर धीरे धीरे आगे इसको बोल्शेविक और मेनसेविक का जो अपना जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के रूप में या उसको हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हैं उन हिस्टोरिकल फैक्ट से भी क्या है वह क्या है कनेक्ट करेंगे। तो ये कुल मिलाकर स्थिति है। अब यहाँ पर समाजवाद के तीन रूपों की क्या है बात करेंगे। समाजवाद के जो तीन रूप हैं उन तीन रूपों की भी क्या है बात करेंगे। और समाजवाद के उन तीन रूपों की बात करने के सीक्वेंस में हम लोग समाजवाद की वर्तमान स्थिति को बहुत अच्छे तरीके से क्या है समझ सकते हैं। चैट क्यों ओपन नहीं है? समाजवाद के संदर्भ में यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा कि समाजवाद के हम लोग तीन जो रूप हैं उन तीन रूपों को डिस्कस करेंगे और उस क्रम में आज के समाजवाद की जो स्थिति है उस स्थिति को क्या है हम लोग यहां पर देखेंगे। समाजवाद को विश्लेषित और विवेचित करने की एक समस्या है और वह समस्या यह है कि समाजवाद को कम से कम तीन अलग अर्थों में प्रस्तुत किया जाता है। समाजवाद जो है उसको आप ये पाएंगे कि तीन अलग जो अर्थ हैं, तीन अलग अर्थों में समाजवाद को प्रस्तुत किया जाता है। कई बार समाजवाद को एक आर्थिक मॉडल के रूप में समझा जाता है, कई बार समाजवाद को श्रमिक आंदोलन के उपकरण के रूप में क्या है समझा जाता है, और कई बार समाजवाद को एक राजनीतिक विचारधारा के संदर्भ में भी क्या है समझा जाता है। तो समाजवाद के जो यहाँ पर समाजवाद की विशेषताओं को समझने के क्रम में, समाजवाद की जो विशेषता है उस विशेषता को समझने के क्रम में हम लोग यहाँ पर इन तीनों जो फॉर्म हैं इन तीनों फॉर्म्स को क्या है देखेंगे। तो यहाँ पर समाजवाद के जो तीन रूप हैं इन तीनों रूपों को क्या है हम लोग समझेंगे। तो समाजवाद इसके तीन रूप, इसकी व्याख्या करने के संदर्भ में थ्री जो फॉर्म्स हैं अंडरस्टैंडिंग के संदर्भ में जिनकी क्या है थ्री मॉडल्स हम लोग कह सकते हैं, थ्री मॉडल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, थ्री मॉडल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सोशलिज्म के ये जो तीन मॉडल्स हैं इन तीन मॉडल्स के संदर्भ में क्या है हम लोग चीजों को क्या है समझेंगे। तो सभी बच्चे जो कनेक्ट हो चुके हैं, अमनदीप, प्रदीप, दुर्गेश, संतोष, दीपा, विकास, जूली, असमंजस, इशिका, जो भी बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं वो अपनी इस कनेक्टिविटी को बनाए रखें। जैसा मैंने कहा कि सोशलिज्म के तीन रूप हैं। समाजवाद को एक आर्थिक मॉडल के रूप में भी समझा जा सकता है, समाजवाद एक आर्थिक मॉडल के रूप में।
एक आर्थिक मॉडल के रूप में ये पूंजीवाद के विकल्प के रूप में समझा जाता रहा है। समाजवाद जो है वह श्रमिक आंदोलन के उपकरण के रूप में भी समझा जाता है। समाजवाद जो है वह श्रमिक आंदोलन जो होता है रहा है, श्रमिक आंदोलन के उपकरण के रूप में भी क्या है समझा जाता रहा है। और यहां पर जो समाजवाद है वह एक राजनीतिक विचारधारा के संदर्भ में भी, समाजवाद को एक राजनीतिक जो विचारधारा है इस विचारधारा के संदर्भ में भी समाजवाद को समझा जा सकता है। समाजवाद को जब आप एक आर्थिक मॉडल के रूप में समझने की कोशिश करते हैं, एक इकोनॉमिक मॉडल के रूप में समझने की कोशिश करते हैं, तो एक आर्थिक मॉडल के रूप में समाजवाद हमेशा किसी न किसी प्रकार के कलेक्टिवाइजेशन से, किसी न किसी प्रकार के सामूहिकीकरण से जोड़कर देखा जाता रहा है। हम लोग यहां पर पहले मॉडल को देखेंगे कि एक इकोनॉमिक मॉडल के संदर्भ में समाजवाद क्या है। तो जब आप समाजवाद को एक आर्थिक मॉडल के रूप में देखते हैं, एक इकोनॉमिक मॉडल के रूप में, एक आर्थिक मॉडल के रूप में समाजवाद को जब आप देखने या समझने की कोशिश करते हैं, तो पहली बात मेरी ये बात आप ध्यान में रखिए कि समाजवाद यहाँ पर किसी न किसी प्रकार के कलेक्टिवाइजेशन से, सामूहिकीकरण से या समाजवाद किसी न किसी प्रकार के समष्टिवादी आयाम से क्या है जोड़कर देखा जाता रहा है। तो समाजवाद यहां पर कलेक्टिवाइजेशन या कलेक्टिविज्म से क्या है जोड़कर देखा जाता रहा है। और कलेक्टिवाइजेशन से जब जोड़कर देखा जाता रहा है तो समाजवाद ऐसी स्थिति में हमेशा एक पूंजीवाद के, कैपिटलिज्म के विकल्प के रूप में समझा जाता रहा है, क्योंकि कैपिटलिज्म जो है वह प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी के ओनरशिप पर आधारित है। हम यहां पर निजी संपत्ति के स्वामित्व की अवधारणा के बिना, मुनाफे की अवधारणा के बिना किसी भी प्रकार के पूंजीवाद की बात नहीं कर सकते। और समाजवाद जो है वह आर्थिक मॉडल के रूप में कॉमन ओनरशिप की बात करता है। तो जो कॉमन ओनरशिप है वो प्राइवेट इंडिविजुअल या जो प्राइवेट ओनरशिप है उसके क्या है अगेंस्ट के रूप में देखा जाता रहा है। इस रूप में जो समाजवाद रहा है वह पूंजीवाद जो रहा है उससे एक भिन्न उत्पादन प्रणाली के रूप में देखा जाता रहा। और इस पर मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप समाजवाद और पूंजीवाद को एक इकोनॉमिक मॉडल के रूप में देखेंगे तो जहां पर पूंजीवाद में जो उत्पादन है वो एक्सचेंज और मुनाफे के लिए होता है, जो पूंजीवाद है उसमें जो उत्पादन है वह एक्सचेंज के लिए होता है, जो पूंजीवाद है उसमें जो उत्पादन है वह उत्पादन मुनाफे के लिए होता है। लेकिन जो समाजवाद है उसमें उत्पादन न तो बाजार के लिए, एक्सचेंज के लिए होता है, न ही क्या है वह क्या है मुनाफे से जुड़ा हुआ क्या है होता है। तो उत्पादन प्रणाली के रूप में समाजवाद को क्या है, जो उत्पादन प्रणाली है वह क्या है उसके रूप में समाजवाद क्या है भिन्न है। एक और बात, समाजवाद के शुरुआती उद्भव के समय के मूलभूत प्रश्नों को अगर आप देखेंगे तो एक उत्पादन प्रणाली के रूप में हम सामूहिकीकरण के लक्ष्यों पर आधारित, कलेक्टिवाइजेशन से के गोल्स पर आधारित,
किसी आर्थिक प्रणाली को स्वीकार करें, या हम एक उत्पादन प्रणाली के संदर्भ में जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को ओन करने वाली जो उत्पादन प्रणाली रही है, उस उत्पादन प्रणाली के संदर्भ में देखें, तो ये हमें शुरू से ही ये प्रश्न क्या है, यह प्रश्न रहा है। और हम ये सीधे कह सकते हैं कि सवाल ये था कि हम पूंजीवाद को अपनाएं या समाजवाद को अपनाएं। दरअसल ये सवाल आप ऐसे समझ सकते हैं कि पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में जो दीवार बनी वह इस आधार पर बनी कि पश्चिमी जर्मनी कैपिटलिस्ट वेस्ट है और पूर्वी जर्मनी जो है वो कम्युनिस्ट वेस्ट है। फिर इसी तरह से आप देखेंगे कि समाजवाद के भीतर भी इस बात को लेकर गहरा प्रश्न है, गहरे वाद विवाद हैं। जैसे रूस में जो मेनशेविक थे, उन्होंने जिस प्रकार के मॉडल की बात की, और रूस में जो बोल्शेविक थे, बोल्शेविक में जिस तरह से लेनिन के नेतृत्व में और बाद में स्टालिन के नेतृत्व में जिस प्रकार से स्टेट सोशलिज्म की बात कही गई, स्टेट हम ये कह सकते हैं कि ओनरशिप की बात कही गई, वो बात समाजवाद को एक क्या है, बिल्कुल विशिष्ट विचारधारा क्या बना देती है। और वो केवल उसके ऑर्थोडॉक्स रूप में ही नहीं, आप ये कहेंगे कि सर लेनिन और स्टालिन तो समाजवाद का एक ऑर्थोडॉक्स रूप है, वह मार्क्सवाद का भी एक क्या है, विशिष्ट रूप है। समाजवाद के दूसरे प्रकारों के संदर्भ में हम ये बात कैसे कह सकते हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बात बताना चाहूंगा कि प्रॉपर्टी को लेकर सोशलिज्म का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कंजर्वेटिज्म और लिबरलिज्म, वो रूढ़िवाद और उदारवाद दोनों से क्या भिन्न है। प्रॉपर्टी को सबसे पहले वो ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी एक व्यक्ति की देन है ही नहीं, प्रॉपर्टी जो है वो श्रम से जुड़ी हुई है, और श्रम पूरा व श्रम जो है वह पूरे समाज से क्या है, जुड़ा हुआ है। श्रम की जो अवधारणा है वह अवधारणा क्या है, पूरे समाज से क्या है, जुड़ी हुई है। तो यहां पर क्या है कि जो ये पूरी जो अवधारणा है कि प्रॉपर्टी अपने आप में चोरी है, कुछ समाजवादियों ने कहा प्रॉपर्टी एक्विजिशन की, अधिग्रहण की मनोवृत्ति पैदा करती है, और जिसके पास जितनी प्रॉपर्टी होती है और प्रॉपर्टी बनाना चाहता है, इसलिए प्रॉपर्टी मोरली व्यक्ति को क्या करती है, करप्ट करती है। प्रॉपर्टी सोशली डिविजिव है, सामाजिक रूप से विभाजनकारी है। तो प्रॉपर्टी को लेकर जो सोशलिज्म का पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, वो पॉइंट ऑफ व्यू लिबरलिज्म का, यहां पर लिबरलिज्म के संदर्भ में क्या है, जो लिबरलिज्म है उसके संदर्भ के अगर आप यहां पर देखें तो उसके संदर्भ में क्या है, यह भिन्न रहा है। और जब किसी विचारधारा के संदर्भ में, जब कोई विचारधारा होती है जिसमें प्रॉपर्टी को लेकर अगर पॉइंट ऑफ व्यू भिन्न है, तो मार्केट को लेकर, इकोनॉमिक सिस्टम को लेकर भी उसकी जो सोच होगी वह सोच क्या है, भिन्न होगी। समाजवाद अपने उद्भव के समय में जो उसमें रेडिकल एलिमेंट था, वो रेडिकल एलिमेंट यहां पर ये था, वह जो रेडिकल एलिमेंट था, वह रेडिकल एलिमेंट यहां पर ये था कि समाजवाद इस बात को कहीं ना कहीं स्वीकार करता था कि पूंजीवाद को एबॉलिश किया जाए। तो अब यहां पर आप ये सवाल देखें कि अगर हम लोग यहां पर समाजवाद के संदर्भ में इस लक्ष्य को देखें कि समाजवाद जो था और शुरुआती जो समाजवाद था, शुरुआती समाजवाद में अगर हम लोग मार्क्स और एंगल्स की बात करें, तो मार्क्स और एंगल्स की अगर हम लोग बात करें तो मार्क्स और एंगल्स ने शुरुआती समाजवाद में ये बात कही कि भाई ऐसा है कि जो प्रॉपर्टी है उसको एबॉलिश किया जाए, अर्थात उन्होंने निजी संपत्ति के उन्मूलन की बात की, निजी संपत्ति के उन्मूलन की बात की। लेकिन इस निजी संपत्ति के उन्मूलन के लक्ष्य को मार्क्स और एंगल्स ने स्पष्ट नहीं किया, इसलिए लेनिन और जब स्टालिन आए
तो लेनिन और स्टालिन ने यहां पर निजी संपत्ति के उन्मूलन के संदर्भ में दरअसल दो बातें कही, जिसको आप ध्यान से समझिए। पहला, लेनिन ने नेशनलाइजेशन की बात की, राष्ट्रीयकरण की बात की, नेशनलाइजेशन की बात की, और इसके साथ ही यहां पर स्टालिन ने राज्य समाजवाद की बात की। इसका मतलब ये कह रहे थे कि जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को या तो स्टेट के कंट्रोल में ला दिया जाए या स्टेट के ओनरशिप में क्या है प्रॉपर्टी हो। कहा जाता है कि मार्क्स और एंगल्स ने निजी संपत्ति के उन्मूलन की बात करके एक तरह से पूंजीवाद को नकार दिया था, और लेनिन और स्टालिन ने दरअसल नेशनलाइजेशन का तरीका बताकर, स्टेट सोशलिज्म का तरीका बताकर, या इकोनॉमिक प्लानिंग, जैसे हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था के नियोजन की जो है बात करके, जो प्लानिंग की जो बात है, उस प्लानिंग की बात करके उन्होंने इस लक्ष्य को हासिल करने की बात की। तो इस दृष्टि से अगर इस विचार को समाजवाद के भीतर एक केंद्रीय विचार के रूप में मान लें, तो समाजवाद यहां पर अगर हम लोग देखें तो यह पूंजीवाद से भिन्न ही नहीं बल्कि पूंजीवाद से एक विपरीत क्या है प्रणाली है। और पूंजीवाद को यह एबॉलिश करने की, जो पूंजीवाद है उस पूंजीवाद को क्या है इसमें एबॉलिश करने की क्या है बात कही गई। लेकिन कुछ लोगों का यह कहना है कि एक इकोनॉमिक सिस्टम के रूप में प्योर सोशलिज्म और प्योर कैपिटलिज्म नाम की कोई चीज नहीं होती। इसलिए जब आप कहते हैं कि हम क्या है कि प्योर सोशलिज्म लाएंगे, तो प्योर सोशलिज्म जो है वो भी और प्योर कैपिटलिज्म लाएंगे वो भी, ये जो दोनों तरह के जो विचार हैं, प्योर सोशलिज्म और प्योर कैपिटलिज्म के जो विचार हैं, ये विचार क्या है, ये विचार अपने आप में वास्तविकता से बहुत दूर है। इसलिए शुरू में समाजवाद को पूंजीवाद से बिल्कुल एक भिन्न आर्थिक प्रणाली के रूप में क्या है स्वीकार कर दिया गया। लेकिन जैसा मैंने कहा कि विशुद्ध पूंजीवाद और विशुद्ध समाजवाद ऐसी कोई चीज नहीं होती, तो यहां पर समाजवाद को पूंजीवाद से भिन्न उत्पादन प्रणाली के संदर्भ में क्या है देखा गया, और समाजवाद को पूंजीवाद से भिन्न एक उत्पादन प्रणाली के संदर्भ में क्या है, या एक उत्पादन प्रणाली के संदर्भ में क्या है जब देखा गया, तो इस दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो यह पूंजीवाद को समाप्त करने के लक्ष्य के दृष्टि से वह उसके विपरीत भी है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पूंजीवाद को समाप्त करने का लक्ष्य और शुद्ध समाजवादी अर्थव्यवस्था के विचार के आधार पर किसी समाज को गढ़ने का जो प्रश्न था, वह प्रश्न इसलिए अयथार्थ था क्योंकि प्योर सोशलिज्म और प्योर कैपिटलिज्म ये दोनों चीज रियलिटी से क्या है दूर है। इसलिए बाद के जो समाजवादी थे उन्होंने अपने आप को इस प्रकार के ओनरशिप के पॉलिटिक्स से अलग कर लिया। धीरे धीरे समाजवाद में सोशल डेमोक्रेट्स और जो दूसरी जो धाराएं थी उन्होंने ओनरशिप की जो पॉलिटिक्स थी, प्रॉपर्टी के ओनरशिप का ये जो झगड़ा था कि प्रॉपर्टी को कम्युनिटी के ओनरशिप में होना चाहिए या प्रॉपर्टी को इंडिविजुअल के ओनरशिप में होना चाहिए, इस पूरे विमर्श से अपने आप को अलग करना शुरू किया। और इतना ही नहीं, कई ने तो मार्केट को, बाजार को, या हमें कह सकते हैं कि पूंजीवाद को स्वीकार कर लिया। अब कुछ लोगों को यह कंफ्यूजन होता है कि अगर हम समाजवाद को पूंजीवाद के एक विरोधी विचारधारा के रूप में समझते रहे हैं तो एक समाजवादी कैसे पूंजीवाद को स्वीकार कर सकता है। यहां पर समाजवादी ये कहते हैं कि हम समानता के लक्ष्य को हासिल करके समाजवादी बने हुए हैं,
हम समुदाय और सहयोग की बात करके समाजवादी बने हुए हैं, लेकिन समाजवाद को, समानता को स्थापित करने के तरीके के संदर्भ में हम इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं कि राष्ट्रीयकरण किया जाए, नेशनलाइजेशन किया जाए निजी संपत्ति का, या स्टेट सोशलिज्म जैसी कोई बात हो, या फिर मार्केट इंस्टीट्यूशंस को एबॉलिश किया जाए। इसका मतलब कि पहले का जो 19वीं 20वीं शताब्दी में, जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जो समाजवाद था, जिसको पूंजीवाद के एक विकल्प के रूप में, जो पूंजीवाद है उस पूंजीवाद के एक विकल्प के रूप में क्या है देखा जा रहा था, इस समाजवाद के संदर्भ में आप ये देखेंगे कि इस बात को धीरे धीरे क्या है छोड़ा गया। इसलिए बाद के समाजवादियों ने अपने आप को पूंजीवाद के विकल्प के रूप में देखना बंद कर दिया। और 1995 में ब्रिटेन की लेबर पार्टी, जो समाजवाद की विचारधारा पर आधारित रही है, उसने ये लिखा कि उसका, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि उसका लक्ष्य समाजवाद को समाप्त करना नहीं है, उसका जो लक्ष्य है वह पूंजीवाद को क्या करना है, संशोधित करना है। उसका जो लक्ष्य है वह कैपिटलिज्म को क्या करना है, संशोधित करना है। इस तरह से अब हम एक आर्थिक मॉडल के रूप में समाजवाद को नहीं ले सकते, क्योंकि एक आर्थिक मॉडल के रूप में समाजवाद को हम लोग पूंजीवाद के विकल्प के रूप में लेते हैं। लेकिन अब समाजवादियों ने अपने आप को जो स्वामित्व के, जो संपत्ति के स्वामित्व की पॉलिटिक्स होती है, उस संपत्ति के स्वामित्व के पॉलिटिक्स के प्रिज्म से अपने आप को या अपनी विचारधारा को देखने से मना कर दिया है। और अब समाजवाद का लक्ष्य जो है वह पूंजीवाद को समाप्त करने का लक्ष्य नहीं है। यह बात ध्यान में रखना है कि अब समाजवाद का जो लक्ष्य है वह लक्ष्य पूंजीवाद को समाप्त करने का नहीं है, बल्कि पूंजीवाद को राज्य के हस्तक्षेप के द्वारा, पूंजीवाद को राज्य के हस्तक्षेप के द्वारा संशोधित करने का है। तो पूंजीवाद को समाप्त करने का लक्ष्य अब नहीं है, क्या है भाई, पूंजीवाद को संशोधित करने का लक्ष्य है। और इसलिए जो है चीन जैसे देशों में आपको कई बार ये समझ में नहीं आता है कि चीन में बाजार को कैसे इतना तवज्जो दिया जा रहा है। या क्यूबा ने अभी परसों जो है, जो क्यूबा है, क्यूबा ने परसों एक अलग विचारधारा, या हम ये कह सकते हैं कि क्यूबा ने मार्केट रिफॉर्म क्या है शुरू कर दिए हैं। तो यहां पर आप ये देखेंगे कि पूंजीवाद के संशोधन के संदर्भ में समाजवाद के लक्ष्य को जब हम लोग देखेंगे तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि पूंजीवाद का संशोधन कैसे करेगा समाजवाद। तो पूंजीवाद का संशोधन राज्य के हस्तक्षेप के द्वारा करेगा, नेशनलाइजेशन के द्वारा नहीं, या नेशनलाइजेशन की पॉलिसी ही एकमात्र तरीका नहीं है, वह सोशल इंजीनियरिंग के द्वारा, जो सोशल इंजीनियरिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके द्वारा क्या है करेगा। इस तरह से कुल मिलाकर समाजवाद को अब आज के संदर्भ में एक पूंजीवाद के इकोनॉमिक मॉडल के रूप में हम समाजवाद को क्या है नहीं देख सकते हैं। समाजवाद अब पूंजीवाद के एक विकल्प के रूप में या एक आर्थिक प्रणाली के रूप में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि कई ऐसी समाजवादी विचारधारा से प्रभावित रिजीम हैं जहां पर आप स्पष्ट रूप से पाएंगे कि वहां पर बाजार अर्थव्यवस्था को देखा जाएगा। अब इसीलिए आप ये बात समझ पाएंगे कि भारत जैसे देश अपने संविधान में समाजवाद शब्द को लाते हैं, और बहुत बार बच्चे ये सवाल उठाते हैं कि सर ये समाजवाद शब्द कहां तक सही रह गया है। तो उनके दिमाग में यही होता है कि समाजवाद तो एक इकोनॉमिक सिस्टम है, और इस इकोनॉमिक सिस्टम में, यह जो इकोनॉमिक सिस्टम है,
इस इकोनॉमिक सिस्टम में दरअसल हम ये कह सकते हैं कि इस इकोनॉमिक सिस्टम में निजी पूंजीपति को कोई स्थान नहीं दिया जा सकता। लेकिन समाजवाद, पहली बात यह है बच्चों कि वह एक इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है, वह एक आर्थिक मॉडल नहीं है। समाजवाद अब यह नहीं कहता है कि अर्थव्यवस्था इसी प्रकार की होगी तभी समाजवाद होगा। समाजवाद अब यह नहीं कहता है कि नियोजित अर्थव्यवस्था होना समाजवाद के लिए जरूरी है, प्लान्ड इकोनॉमी होना समाजवाद के लिए जरूरी है। समाजवाद अब यह नहीं कहता है कि अगर आप पूंजी को और पूंजीपति को एंट्री देंगे और प्राइवेट प्रॉपर्टी को स्वीकार करेंगे तो समाजवाद नहीं होगा। दरअसल पूंजी दो तरह की होती है, विदेशी पूंजी और देशी पूंजी। जैसे हमारे यहां अडानी और अंबानी ये देशी पूंजीपति के रूप हैं, भले ही ये एमएनसी के लेवल पर चले जाएं। और दूसरी तरफ जो विदेशी जो पूंजी है, उस विदेशी पूंजी के दो रूप हैं, या तो आप प्रत्यक्ष निवेश करा लें, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, या फिर आप संस्थागत निवेश करा लें, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। और आज दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जो एफडीआई और एफआईआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है या वह क्या है, वह पब्लिक इन्वेस्टमेंट है? इसको कौन फर्क कर रहा है? हमें विदेशी, वास्तव में हमें विदेशी पूंजी से कोई वास्तव में हम फर्क नहीं करते हैं कि दिल्ली मेट्रो में जापान के किसी उद्योगपति का पैसा लगा है या जापान सरकार का पैसा लगा है। आपने कभी ये सोचने की तकलीफ की? और जापान में अगर जापान के उद्योगपति का पैसा दिल्ली मेट्रो में लगा हुआ है तो हमने तो ये निजी पूंजीपति का पैसा लिया, तो हमको पूंजीपति और पूंजीवाद से दिक्कत कहां पर है? और वो मेट्रो ट्रेन किसको ढो रही है? वो मेट्रो ट्रेन दिल्ली के यात्रियों को ढो रही है। इसका मतलब ये है कि आज किसी भी देश को विदेशी पूंजी, चाहे वह प्रत्यक्ष निवेश के रूप में हो या संस्थागत निवेश के रूप में हो, देशी पूंजीपति, चाहे वह हम ये कहें कि अडानी हो, अंबानी हो, सुनील मित्तल हो, कोई भी हो, टाटा हो, इनसे किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री इनको अब पूरी तरह से खारिज क्या है, नहीं कर पाता है। इसलिए समाजवाद के संदर्भ में यह बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि समाजवाद को पूंजीवाद के एक अल्टरनेटिव इकोनॉमिक सिस्टम के रूप में और या पूंजीवाद के अगेंस्ट एक सिस्टम के रूप में, पूंजीवाद के एक चॉइस के रूप में देखना बंद करिए। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाया तो निजीकरण की नीति का मतलब कि हमें निजी पूंजी पर और हमें सार्वजनिक क्षेत्र की जो इकाइयां हैं उन इकाइयों का निजीकरण करने में, उनका विनिवेश करने में हमें कोई ऐतराज नहीं है। ये जो हमने निजीकरण अपनाया तो ये समाजवाद की विचारधारा के साथ ये निजीकरण कैसे चलेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, तुम समाजवाद के परिवर्तनों को नहीं समझ पाए हो। चूंकि तुमने समाजवाद के परिवर्तनों को नहीं समझा है इसलिए तुम उलझन में हो और तुम पुराना जो स्टूडियो बज रहा है उस पुराने स्टूडियो के अकॉर्डिंग क्या है, पुराना जो स्टूडियो है उस स्टूडियो के अकॉर्डिंग क्या है यहां पर आप चल रहे हो। यहां आप ये देखेंगे कि इस तरह की जो चीजें हैं, इन चीजों को समझने, इन चीजों को वास्तव में क्या है समझने के क्रम के संदर्भ में क्या है, यहां पर आप देखिए कि समाजवाद के संदर्भ में भारत समाजवाद के लक्ष्यों को या अभी भी छोड़ा नहीं है उसने। भारत अभी भी क्या है, समाजवादी जो विचारधारा है उस समाजवादी विचारधारा के संदर्भ में क्या है, वह जो समानता का लक्ष्य है भारत ने उसको कहीं पर भी किसी भी रूप में क्या है भारत ने नहीं छोड़ा है। लेकिन समाजवादी विचारधारा के लक्ष्यों को मानने के बावजूद जो भारत की स्थिति है उसमें यहां पर क्या है, निजी या हम ये कह सकते हैं
कि वह निजी संपत्ति या निजी संपत्ति के साथ साथ जो है यहाँ पर निजी संपत्ति के साथ साथ जो यहाँ पर समानता का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की क्या है बात की जा रही है। और इसलिए यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग स्टेट के द्वारा करके समानता को लाने की बात क्या है की जाएगी। इसलिए भारत समानता के समाजवादी लक्ष्य के साथ बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को स्वीकार करके चल रहा है और यह विश्व स्तर पर समाजवाद की धारणाओं में हुए परिवर्तन के अनुकूल है। अगर हम चीन की बात करें तो चीन ने 1960 के दशक में 1960 और 70 के दशक में आते आते स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को इस्टेब्लिश करना, उसका प्लान, उसका ब्रेन चाइल्ड और उसको इस्टेब्लिश करना उन्होंने शुरू किया। चीन में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थे उन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की पूरी संकल्पना को आप समझेंगे तो चीन के समाजवाद की स्थिति को आप समझ पाएंगे। इन जो स्पेशल जो वास्तव में क्या है कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में कई ऐसी छूटें दी गईं जो मुख्य भूमि पर सामान्य तौर पर कंपनियों को नहीं थी। इसको हम लोग कहेंगे कि ये उदारीकरण था कि आपको टैक्स से छूट दी जा रही है, आपको और भी कई ऐसे परमिशन लेने से क्या है, जो परमिशन जो लेना है उस परमिशन लेने से क्या है कि यहां पर कि परमिशन लेने से क्या है छूट दी जा रही है। तो यहां पर क्या है कि ये लिबरलाइजेशन क्या है, इस लिबरलाइजेशन को आप यहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में देख सकते हैं। और इसके साथ ही चीन ने जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थे उसमें बड़े पैमाने पर विदेशी पूंजी का जो फॉरेन कैपिटल थी, इस फॉरेन कैपिटल को इन्वेस्ट कराया चीन ने। यहां पर चीन ने जो फॉरेन कैपिटल को इन्वेस्ट कराया, इसके वजह से वहां निजी पूंजी को लेकर जो एक विचार था कि मार्क्सवाद जो है, लेनिनवाद जो है, वह निजी पूंजी को स्वीकार नहीं करता है, माओवाद स्वीकार नहीं करता है। आप यहां पर देखेंगे कि उनको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए और वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी उद्योगपति का है या सरकारी है, इस बात से क्या है कोई फर्क क्या है, कोई फर्क क्या है, यह क्या है नहीं होता। अब यहां पर क्या है कि ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है, इस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आप देखिए कि वे निजी पूंजी को स्वीकार कर रहे हैं, वे निजी पूंजीपति को स्वीकार कर रहे हैं। तो जब आप निजी पूंजी को, निजी पूंजीपति को जब आप स्वीकार करोगे तो आपने तो पूंजीवाद को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। आपने कैपिटलिज्म को क्या कर लिया, जो कैपिटलिज्म है उस कैपिटलिज्म को आपने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। और जब आपने कैपिटलिज्म को स्वीकार कर लिया तो अब चीन में किस प्रकार का माओवाद है, चीन में माओवाद और कन्फ्यूशियसवाद के विचारधारा के बगैर चीन को नहीं समझा जा सकता। और माओवाद मार्क्सवाद में परिवर्तन था। जो माओवाद था वह माओवाद क्या है, यहां पर मार्क्सवाद में क्या है, परिवर्तन था। तो अब यहां पर चीन के संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो ये जो माओवाद है, इस माओवाद में पूंजीवाद को स्वीकार कर लिया गया। और इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि चीन में मार्क्सवाद है, मैकडोनाल्ड की चेन भी आपको मिलेगी जो निजी पूंजी, जो एक किस्म के पूंजीवाद का क्या है, प्रतीक है। और आपको मार्क्स के आइडियाज या थॉट्स भी मिलेंगे जो मार्क्सवाद का प्रतीक है। इसलिए ऑर्थोडॉक्स जो कम्युनिज्म रहा है, वह ऑर्थोडॉक्स कम्युनिज्म भी उससे मार्केट ओरिएंटेड जो है, ओरिएंटेड जो स्ट्रेटजीज थी, उन स्ट्रेटजीज को यहां पर क्या है उसने स्वीकार कर लिया। मार्केट ओरिएंटेड जो स्ट्रेटजीज हैं
उनको क्या है स्वीकार कर लिया। व्हाट स्टेप इंक्लूड्स इन रिफॉर्म इन कैपिटलिज्म, व्हाट डू यू एंड प्लीज एक्सप्लेन यू। यार पूरा चैट तो खोलो, साइड में नहीं दिख रहा है। And what do you mean by reform? I am not saying about the reform in capitalism. I am saying, I am just talking about the reform in socialism. So, Namdev, please grasp in the correct way. Reform in capitalism, capitalism जो था वो पहले ही क्या था, एवर इवॉल्विंग एक इकोनॉमिक मॉडल था, और कैपिटलिज्म के चेंज होने की या उसकी इलास्टिसिटी को मार्क्सिज्म क्या है समझ नहीं पाया। तो यहां पर मुद्दा कैपिटलिज्म के चेंज का नहीं है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नेचर ऑफ द सोशलिज्म, कि सोशलिज्म को हम क्यों समझ नहीं पा रहे हैं आज, या सोशलिज्म के संदर्भ में जो चीजें हैं उन चीजों को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा। यहां पर यह समझना पड़ेगा कि अगर हम चाइना के संदर्भ में यह बात क्या है देखते हैं, कि चाइना के संदर्भ में मार्क्सवाद की बात हम देखते हैं, तो यहां पर मार्क्सवाद में आप देखिए कि बाजार पूंजीवाद, मार्केट कैपिटलिज्म और मार्क्सवाद दोनों को क्या है मिलाया जा रहा है। और इसीलिए यूपीएससी की तैयारी करने वाले कई बार जो बच्चे हैं वो बच्चे यहां पर इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि जो चेंजिंग नेचर है उस चेंजिंग नेचर को कैसे पकड़ा जाए। तो भारत में भी समाजवाद है, लेकिन समाजवाद को अगर आप एक खास किस्म के आर्थिक मॉडल से जोड़ेंगे तो उस आर्थिक मॉडल के संदर्भ में समाजवाद की बात को आप समझ नहीं पाएंगे। समाजवाद समानता, सहयोग, समानता लाने, राज्य के द्वारा गरीबी हटाने की योजनाएं, राज्य के द्वारा समानता लाने के लिए किए गए प्रयासों के संदर्भ में होगा। और दूसरी बात यह है कि चीन में भी जो समाजवाद है उस समाजवाद को बाजार प्रणाली के संदर्भ में क्या है आपको समझना पड़ेगा। तीसरी बात यहां पर है कि अगर कोई यह कहता है कि कैपिटलिज्म में क्या चेंज हुआ, तो कैपिटलिज्म ने भी क्या है सोशलिज्म की कुछ बातों को एक्सेप्ट किया। जैसे कि जो एडम स्मिथ ने जिस तरह के कैपिटलिज्म की बात की थी और जिसमें वो स्टेट इंटरवेंशन को, जो स्टेट इंटरवेंशन होता है उस स्टेट इंटरवेंशन को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते थे, और लेसेस फेयर के इकोनॉमिक्स की बात जो वे कर रहे थे उसको कीन्सिज्म में, कीन्सवाद में जो कैपिटलिज्म को अपनाया गया, जो कीन्सवाद ने जो विचार रखा उसमें स्टेट इंटरवेंशन को सही माना गया। इस तरह से आप ये देखें कि कैपिटलिज्म ने भी इस बात को स्वीकार किया कि कैपिटलिज्म अपने आप में एक ऑटोनॉमस, या कैपिटलिज्म जो है वह अपने आप में एक ऑटोनॉमस क्या है, एक ऑटोनॉमस, या हमें कह सकते हैं कि एक इक्विलिब्रियम को स्थापित करने वाली विचारधारा, एक प्रणाली नहीं है। कैपिटलिज्म सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। कैपिटलिज्म में इस थॉट को माना गया, फिर इस थॉट को फिर आगे आकर क्या है हेयक, फ्रीडमैन और नॉजिक ने फिर चैलेंज किया। एक तरह से एडम स्मिथ ने जो कहा उसको कीन्स के इकोनॉमिक्स में निगेट किया गया, और एडम स्मिथ ने जो यहां पर कहा उसको कीन्स के इकोनॉमिक्स में क्या है निगेट किया गया। तो उस निगेशन के साथ साथ, वह जो निगेशन है उस निगेशन के साथ साथ यहां पर आप इस बात को भी समझें कि उसके बाद कीन्स के द्वारा जो चीजें की गई उसको फिर मिल्टन फ्रीडमैन, नॉजिक और हेयक के द्वारा निगेट किया गया। तो उदारवाद और पूंजीवाद में जो चेंजेस थे वो चेंजेस तो आ ही रहे थे, और वहां पर वे कह भी रहे थे कि हम किसी फंडामेंटलिज्म की क्या है बात नहीं करते हैं, हम किसी फंडामेंटलिज्म की क्या है बात नहीं करते हैं। उदारवाद और इसके साथ ही यहां पर उदारवाद और इनके साथ क्या है कोई फंडामेंटलिज्म नहीं था, लेकिन ऑर्थोडॉक्सी और फंडामेंटलिज्म तो मार्क्सवाद के साथ था।
ऑर्थोडॉक्सी और फंडामेंटलिज्म तो समाजवाद की एक धारा के संदर्भ में था, तो वहां पर इन चेंजेस का होना इतना आसान नहीं था। और ये बात आप समझिए कि ये कितनी कंट्राडिक्टरी बात है कि यहां पर आप पहले ये कह रहे हैं कि हम कैपिटलिज्म को एबॉलिश करेंगे, और अब आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं साहब, हमारा टारगेट कैपिटलिज्म को एबॉलिश करने का नहीं है, बल्कि कैपिटलिज्म को एक्सेप्ट करते हुए उसमें कुछ रिफॉर्म करना है। तो यहां पर कैपिटलिज्म के रिफॉर्म की जो बात थी वह कैसे थी? स्टेट ओनरशिप को उन्होंने छोड़ दिया, और स्टेट ओनरशिप को छोड़कर उन्होंने यहां पर हमें कह सकते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग की जो पॉलिसी थी उस पॉलिसी को क्या है उन्होंने अपना लिया। पहले क्या था, कंट्रोल्ड इकोनॉमी में आप प्लान्ड इकोनॉमी की तरफ जा सकते हैं। प्लानिंग हर जगह, प्लान्ड इकोनॉमी का जो थॉट है वो छोड़ दिया गया। इंडिकेटिव प्लानिंग को क्या है स्वीकार कर लिया गया। और इसके साथ ही कैपिटलिज्म को रेगुलेट करने के लिए स्टेट के द्वारा पैकेज दिए जाने, स्टेट के इंटरवेंशन को यहां पर क्या स्वीकार कर लिया गया। कैपिटलिज्म सोसाइटी में अपने आप प्रॉस्पेरिटी नहीं ला सकता। कैपिटलिज्म की जो चीजें हैं उसकी सबसे जो नेगेटिव चीज है वह यह है कि कैपिटलिज्म जो है वह क्या है, एक असंगति पैदा करता है। एक हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा क्या है अंतर क्या है क्रिएट करता है। तो कैपिटलिज्म के संदर्भ में यहां पर आप ये पाएंगे कि एक अंतर, एक वास्तव में कॉन्सेप्शन क्या है, यहां पर एक कॉन्सेप्शन आता है कि कैपिटलिज्म जो है वो प्रॉपर्टी को छन कर, इन्फिल्ट्रेट होकर नीचे तक पहुंचने में कोई मदद नहीं कर पाता। यहां पर स्टेट इंटरवेंशन क्या है आया, और स्टेट इंटरवेंशन में इन्होंने मार्केट और स्टेट के बीच में एक कोरिलेशन बनाते हुए, एक हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा संबंध बनाते हुए चेंजेस की क्या है बात की गई। तो चीन के संदर्भ में मैंने आपको बताया, और कुल मिलाकर यहां पर इस थॉट को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि आज के समय में हम किसी भी रूप में जो समाजवाद है उसको एक आर्थिक मॉडल के रूप में नहीं ले सकते। ये पूंजीवाद के विकल्प के आर्थिक मॉडल के रूप में, जो पूंजीवाद का जो विकल्प है उस विकल्प के आर्थिक मॉडल के रूप में क्या है नहीं लिया जा सकता। तो ये पहला डायमेंशन है। दूसरी बात, समाजवाद की शुरुआत जो हुई थी वह औद्योगिकीकरण में जो शोषण छिपा हुआ था उस शोषण को समाप्त करने के या उस शोषण की प्रतिक्रिया में हुई थी। इसलिए कई बार समाजवाद को श्रमिक आंदोलन के एक उपकरण के रूप में देखा जाता है, और शुरू में समाजवाद श्रमिकों के हितों को प्रतिनिधित्व करने वाली एक विचारधारा भी थी। अब आप इस बात को समझें कि यहां पर क्या चेंजेज आए, और इन चेंजेज को जैसे ही आप समझ लेंगे तो समाजवाद के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात को आप समझ पाएंगे कि जब हम लोग आज समाजवाद की बात करते हैं तो समाजवाद को हम मजदूर वर्गों के साथ ही नहीं जोड़ना चाहते, लेकिन समाजवाद अपनी शुरुआत में श्रमिक आंदोलन के एक उपकरण के रूप में, क्या है विकसित हुआ। समाजवाद जब श्रमिक आंदोलन के एक उपकरण के रूप में क्या है विकसित हुआ, तो यहां पर उसका पहला कारण क्या था कि वह औद्योगिक पूंजीवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया था। और औद्योगिक पूंजीवाद के संदर्भ में मैंने कल आपको बताया था कि जब इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म शुरू हुआ तो उस इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म में मजदूरों की स्थिति बहुत दयनीय थी। मजदूरों की जो हालत थी, यहां पर क्या है कि मजदूरों की जो हालत थी वह क्या है बहुत क्या है अलग थी। नामदेव का एक और सवाल है कि देन सर हाउ दिस इंटरवेंशन ऑफ स्टेट विद एक्सेप्टेंस ऑफ कैपिटलिज्म बाय सोशलिस्ट डिफर फ्रॉम वेलफेयर स्टेट ऑफ लिबरल। यहां पर नामदेव जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि
वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, वेलफेयर जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है, यह कॉन्सेप्ट जो है, यह जो है कई आइडियोलॉजीज ने माना वेलफेयर स्टेट का। जैसे वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट लिबरलिज्म के साथ भी जुड़ा हुआ है। वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वह सोशलिज्म के साथ भी जुड़ा हुआ है। वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वह कंजर्वेटिज्म के साथ भी जुड़ा हुआ है। इस बात को पहले तो यह समझने की जरूरत है। यहां पर क्या है, जो लिबरलिज्म के साथ जुड़ा हुआ है वो मॉडर्न लिबरलिज्म के साथ जुड़ा हुआ है। ये मॉडर्न लिबरलिज्म के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। और सोशलिज्म के साथ जो जुड़ा हुआ है ये सोशल डेमोक्रेट के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। जो सोशल डेमोक्रेट हैं इनके साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। तो अब यहां पर क्या है कि ये वेलफेयर स्टेट को प्रॉपर्टी राइट्स को, प्रॉपर्टी जो राइट्स हैं इनके साथ जो है स्वीकार करेंगे, या मार्केट इंडिविजुअलिज्म के साथ क्या है स्वीकार करेंगे। मार्केट इंडिविजुअलिज्म जो है इसके साथ क्या स्वीकार करेंगे। लेकिन ये वेलफेयर स्टेट की जो धारणा है वो एक कलेक्टिविज्म है, उस कलेक्टिविज्म के साथ ये मार्केट को क्या है स्वीकार करेंगे। ये दोनों में क्या है फर्क हो जाएगा। और इसी तरह से कंजर्वेटिज्म भी वेलफेयर स्टेट को क्या है स्वीकार करता है। तो यहां पर जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जो राइट्स हैं, उन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग देखें, जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग देखें, तो यहां पर जो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्शन है वो कॉन्सेप्शन लिबरलिज्म और सोशलिज्म में क्या अलग हो जाता है। मॉडर्न लिबरलिज्म ही वेलफेयर स्टेट को क्या है, कॉन्सेप्ट को क्या है कि ये मॉडर्न जो लिबरलिज्म है उस लिबरलिज्म को ही क्या है, या वही क्या वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को स्वीकार करता है। क्लासिकल लिबरलिज्म और इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि नियो लिबरलिज्म ये वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को क्या है, वह क्या है स्वीकार नहीं करता है। और इसी तरह से कंजर्वेटिज्म भी अपने कंजर्वेटिव थॉट्स के संदर्भ में, जैसे कि परंपरा को महत्व देने के संदर्भ में ये मानेगा, तो मार्केट फंडामेंटलिज्म जो है वो मार्केट फंडामेंटलिज्म जितना लिबरलिज्म में होगा, जितना कंजर्वेटिज्म में होगा, उतना ही वास्तव में क्या है, उतना सोशलिज्म में क्या है नहीं होगा। और इसलिए नियो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी के संदर्भ में ये बात बताई जाती है कि जो नियो कंजर्वेटिज्म है उसमें नियो लिबरलिज्म स्ट्रेन भी है और नियो कंजर्वेटिज्म है। तो वो अलग एक क्या है कॉन्सेप्शन है। सोशलिज्म का जो इंपैक्ट था वो मॉडर्न लिबरलिज्म पर आया और सोशलिस्ट थॉट के आधार पर कुछ चीजें स्टेट इंटरवेंशन के रूप में मॉडर्न लिबरलिज्म ने स्वीकार कर लिया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इन जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं उन प्रॉपर्टी राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, चीजों में क्या है अंतर होगा। तो ये वेलफेयर स्टेट के संदर्भ में मैंने लिबरलिज्म, सोशलिज्म, कंजर्वेटिज्म, पहली बात तो यह है कि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट किसी एक विचारधारा से, यहां पर किसी एक विचारधारा से जुड़ा हुआ नहीं है। वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वह कॉन्सेप्ट जो है वह मॉडर्न लिबरलिज्म, सोशलिज्म, कंजर्वेटिज्म सबसे जुड़ा हुआ है। और वेलफेयर का कॉन्सेप्ट सपोर्ट करने के क्रम में भी जो इनके बेसिक जो टेनेट्स हैं उस बेसिक टेनेट्स को क्या है कि यहां पर क्या है वो क्या है बनाए रखा है। तो ये यहां पर कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर बच्चों मैं यहां पर इसको क्या है कि जो समाजवाद को हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि यह औद्योगिक पूंजीवाद के विरुद्ध आया था और इस रूप में यह श्रमिक हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक विचारधारा के रूप में देखी गई। यह श्रमिक हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक विचारधारा के रूप में देखी गई। तीसरी बात यहां पर यह है कि श्रमिकों के हितों की विचारधारा के रूप में जो यहां पर जो श्रमिकों के हितों की जो विचारधारा है उस श्रमिकों के हितों की विचारधारा के रूप में राजनीतिक दलों ने अपने एजेंडे क्या सेट किए
और राजनीतिक दलों ने जब अपने एजेंडे क्या है सेट किए, तो यहां पर उन्होंने समाजवाद को श्रमिक हितों को आगे बढ़ाने वाले एक मूवमेंट के रूप में क्या है देखा। लेकिन यह बात ध्यान में रखना है कि समाजवाद केवल और केवल लिबरलिज्म का ही एक प्रकार नहीं था। वो स्किल्ड क्राफ्ट्समैन जो थे, कुशल शिल्पी जो थे, उनके भी हितों की बात करता था। उसने किसानों के भी हितों की बात की। लेकिन पश्चिमी यूरोप में समाजवाद की जो दिशा थी वो, या जो उसका उद्भव और विकास था, वो औद्योगिक पूंजीवाद में फैक्ट्री प्रणाली में मजदूरों की दयनीय हालत, उनके शोषण और उनके उत्पीड़न के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में था। लेकिन यहां पर यह भी बात है कि समाजवाद को अब श्रमिक आंदोलन के उपकरण के रूप में अब आप नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि जो श्रमिकों की, जो मजदूरों की, या यूं कहें कि जो कामगारों की जो मांगे थीं, कम से कम संगठित क्षेत्र के जो मजदूर या कामगार की जो मांग थी, उस मांग को क्या है, वो जो मांग है उस मांग को क्या है यहां पर उन्होंने क्या धीरे धीरे क्या है उसको पूरा कर दिया गया। और इसीलिए कल मैंने कहा था कि जो क्रांतिकारी चेतना थी, जो रिवोल्यूशनरी कॉन्शसनेस थी, वो रिवोल्यूशनरी कॉन्शसनेस, जो क्रांतिकारी जो चेतना थी, वह क्रांतिकारी चेतना जो है श्रमिकों की धीरे धीरे क्या है लुप्त हो गई। और इसीलिए लेनिन तक को यह कहना पड़ा कि अगर आप क्रांति चाहते हैं तो श्रमिक चेतना को, जो लेबर कॉन्शसनेस है, उसको रिवोल्यूशनरी कॉन्शसनेस में बदलने के लिए आपको एक वेनगार्ड पार्टी बनाना होगा। राजनीतिक दल साम्यवादी क्यों स्वीकार करते हैं? क्योंकि उनका यह कहना था कि जो राजनीतिक दल होंगे वो किसी मजदूर के भीतर की जो वर्गीय चेतना है, यहां पर इस बात को समझें कि वे क्या कह रहे हैं। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। लेनिन ने कहा कि जो क्लास कॉन्शसनेस है, जो वर्गीय चेतना है, उस वर्गीय चेतना को किस वर्ग की चेतना? मजदूर के भीतर जो एक कॉन्शसनेस है, क्लास जो कॉन्शसनेस है, इस क्लास कॉन्शसनेस को, मजदूर के भीतर जो क्लास कॉन्शसनेस है, इस क्लास कॉन्शसनेस को क्रांतिकारी चेतना में बदलने की जरूरत है। इसका मतलब कि लेनिन कहीं ना कहीं यह महसूस कर रहे थे कि मजदूरों में स्वाभाविक रूप में क्रांतिकारी चेतना नहीं होती। और यहां पर आप ये देखिए कि इसके पीछे कारण क्या है। पहले तो आप ये समझिए कि यहां पर वे इसी आधार पर वे कह रहे हैं कि एक वेनगार्ड पार्टी होगी जो ये मजदूरों के क्लास कॉन्शसनेस को रिवोल्यूशनरी कॉन्शसनेस में बदलेगी और उसके बाद वे कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो कर देंगे। यहां पर आप ये देखें कि मजदूर वर्गों की जो मांगे थी वो धीरे धीरे पश्चिमी यूरोपीय लोकतंत्रों में समाजवादी राजनीतिक दलों की जो मांगे थी उनको धीरे धीरे पूरा कर दिया गया। इसलिए मजदूर अब उस प्रकार की क्रांतिकारी चेतना से युक्त नहीं थे। दूसरी बात यह है कि समाज अलग अलग तरह के होते हैं और समाज अलग अलग तरह के होंगे तो विचारधारा को भी उसके अनुरूप क्या है बदलना पड़ेगा। जैसे किसी समाज में प्राइमरी प्रोडक्शन रिसोर्स जो है, प्राइमरी प्रोडक्शन जो रिसोर्स है वो जमीन हो सकती है, मनुष्य का परिश्रम हो सकता है, श्रम हो सकता है। जब किसी समाज में प्राइमरी प्रोडक्शन रिसोर्स, जब किसी समाज में जो प्राइमरी प्रोडक्शन रिसोर्स है, प्राथमिक उत्पादन जो संसाधन है, प्राइमरी प्रोडक्शन जो रिसोर्स है वह रिसोर्स जमीन हो, तो ऐसे समाज को कृषि समाज आप कहेंगे। लेकिन जब किसी समाज में प्राकृतिक जो या प्राथमिक जो उत्पादन साधन हो, वो मशीन हो, तकनीक हो, पूंजी हो, तो ऐसे समाज को आप औद्योगिक समाज कहते हैं। लेकिन जब किसी समाज में प्राइमरी प्रोडक्शन रिसोर्स सूचना हो तो ऐसे समाज को सूचना समाज हम कहते हैं। मजदूर वर्ग जो था वो औद्योगिक समाज में एकीकृत समूह के रूप में क्या है विकसित हुआ।
और यहां पर क्या है, जो मजदूर वर्ग है वह एकीकृत समाज के रूप में क्या है, यहां पर औद्योगिक समाज के संदर्भ में क्या है, वह क्या है, बना। लेकिन आज का जो हमारा समाज है वो सूचना समाज है, और सूचना समाज में जो मजदूर होने का भाव है वो पैदा नहीं होता। जैसे एक दिलचस्प बात आपको बता रहा हूं कि कोलकाता में मार्क्सवादियों का, या बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बुद्धदेव दास गुप्ता जी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहे हैं, वे चीफ मिनिस्टर थे। और कोलकाता में साल्टलेक एक जगह है जहां पर सॉफ्टवेयर कंपनियां क्या है, जैसे दिल्ली में नोएडा वगैरह में स्टैब्लिश है, वैसे वहां पर सॉफ्टवेयर कंपनियां स्टैब्लिश थी। तो पूरे देश में मजदूर वर्गों की हड़ताल घोषित हुई। बुद्धदेव दास गुप्ता ने कहा कि इस हड़ताल से सॉफ्टवेयर कंपनियां बाहर हैं। रीजन उन्होंने क्या दिया कि ये मजदूर नहीं है। अब यहां पर यहां पीटर ड्रकर ने एक शब्द प्रयोग किया था, नॉलेज वर्कर। तो जो अपने आप को नॉलेज वर्कर मानता है, जो इंजीनियर है, जो डॉक्टर है, जो प्रोफेसर है, जो कोचिंग का मास्टर है, जो ब्यूटी पार्लर चलाता है, जो कंप्यूटर चलाता है, वो अपने आप को मजदूर वर्ग क्या है, नहीं मानता है। और ऐसी स्थिति में जब समाज में कोई अपने आप को मजदूर वर्ग नहीं मानेगा, तो आप मजदूर वर्गों के नाम पर कोई आंदोलन या कोई विचारधारा कैसे खड़ी कर सकते हैं? तो संगठित क्षेत्र के मजदूरों का दुख दर्द कमोवेश दूर हो जाने की वजह से समाजवाद का कम से कम मजदूर वर्गों के आंदोलन के रूप में कोई भविष्य नहीं था। और समाज भी बदल गया। कृषि समाज का प्राथमिक उत्पादन संसाधन जमीन और मनुष्य का परिश्रम था। औद्योगिक समाज का प्राथमिक उत्पादन जो संसाधन था वो मशीनें थी, पूंजी थी, तकनीक थी। और जो सूचना समाज है, नॉलेज जो सोसाइटी है, इंफॉर्मेशन जो सोसाइटी है, उसमें प्राइमरी प्रोडक्शन रिसोर्स जो है वो न तो पूंजी है और न ही श्रम है। दरअसल प्राइमरी प्रोडक्शन रिसोर्स इसमें आइडिया है। जैसे लोग कहते हैं कि गूगल किसी स्टार्टअप से सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि गूगल को भी यह पता है कि अगर कोई ऐसा आइडिया लेकर आ गया तो उस आइडिया को क्रैक करके वो बहुत बड़ा डिजिटल कंपनी क्या बना सकता है। इसका मतलब यह है कि आज जो महत्व है वो आइडियाज का है, और आइडियाज प्राइमरी प्रोडक्शन रिसोर्स हैं। वो आइडियाज के साथ इंफॉर्मेशन जुड़ी हुई है। इसलिए आज के समाज में जो व्यक्ति कंप्यूटर पर बैठकर काम कर रहा है वो अपने आप को 10 से 5 काम करने वाला औद्योगिक क्षेत्र का अपने आप को बंधुआ मजदूर क्या है स्वीकार नहीं करेगा। और वह जब अपने आप को औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाला बंधुआ मजदूर स्वीकार नहीं करेगा तो समाजवाद का भविष्य मजदूर वर्गों के आंदोलन के रूप में, या हम ये कह सकते हैं श्रमिक आंदोलन या एक लेबरिज्म के रूप में हो ही नहीं सकता था। इसलिए आप ये देखिए कि समाजवाद का जो दूसरा रूप है, आर्थिक मॉडल के बजाय अगर हम इसको श्रमिक आंदोलन के एक उपकरण के रूप में देखते हैं तो यहां पर भी समाजवाद क्या है, समाजवाद जो है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। मतलब आज हम इसको इस रूप में नहीं समझ सकते। एक और बात है, समाजवाद अपने आप को नए उभरते हुए मुद्दों से कनेक्ट भी नहीं कर पाया। जैसे समाजवाद ने लिंगीय भेदभाव से जो जुड़े हुए मुद्दे थे, उन लिंगीय भेदभाव से जुड़े हुए मुद्दों को उठाकर उसने फेमिनिज्म की एक मजबूत आवाज बनने की कोशिश नहीं की। जो इन्वायरमेंट से जुड़े हुए इश्यूज थे वो समाजवादियों के मुख्य धारा की राजनीति में नहीं आ पाए, और एंटी ग्लोबलिज्म जो था
उसके रेजिस्टेंस को, उसके थॉट को उन्होंने आगे तो बढ़ाया, लेकिन समाजवाद ने अपने भविष्य को न तो इन्वायरमेंटलिज्म के इश्यूज के रूप में देखा, न ही उसने क्या है जेंडर इनजस्टिस है उससे वे कनेक्ट कर पाए, और न ही क्या है एंटी ग्लोबलिज्म में जो प्रोटेस्ट है, जो रेजिस्टेंस है, उस एंटी ग्लोबलिज्म के प्रोटेस्ट और रेजिस्टेंस के संदर्भ में भी वे अपने आप को नहीं जोड़ पाए। इसलिए समाजवादी राजनीतिक दलों का पूरे विश्व स्तर पर जो जनाधार था वह जनाधार कमजोर हुआ, और जहां पर राजनीतिक दल अपने आप को इन मुद्दों से जोड़ पाए, जैसे अब नए मुद्दे क्या हैं, अब भारत के संदर्भ में अगर आप देखें कि किसान आंदोलन का मुद्दा है, तो जो राजनीतिक दल इस किसान आंदोलन के मुद्दे को अपने एजेंडे में शामिल कर सकते थे, वे कहीं ना कहीं लेट हो गए, क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे की बात को समझा नहीं। और आप ये देखिए कि जो नए सामाजिक आंदोलन पैदा हो रहे हैं वे अराजनीतिक किस्म के हो रहे हैं। इसलिए समाजवाद की कोई भी धारणा पूंजीवाद के एक वैकल्पिक आर्थिक मॉडल के रूप में या एक प्रकार के लेबरिज्म के रूप में, एक प्रकार के श्रमिकवाद के रूप में हम समाजवाद की कोई धारणा क्या है नहीं बना सकते। और उसका कारण यहां पर मैंने ये दिया कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी में एक इंजीनियर, एक डॉक्टर अपने आप को वर्कर के रूप में आइडेंटिफाई करता ही नहीं, और जब वह अपने आप को वर्कर के रूप में आइडेंटिफाई नहीं करेगा तो आप वर्कर्स की पॉलिटिक्स के आधार पर किसी भी बेस को, किसी भी मास मूवमेंट को या किसी भी मास मोबिलाइजेशन को आप क्रिएट नहीं कर सकते। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का आपके लिए विकल्प क्या खत्म हो गया। और लोगों को अगर क्रांति करवाना है, क्रांति करवानी है, क्रांति वाला रास्ता भी लेना है, तो लोग आपके साथ क्या होने चाहिए। तो पूरे विश्व स्तर पर समाजवाद जो है, नए उभरते हुए सूचना समाज, पर्यावरणीय जो मुद्दे थे, इसके साथ ही जो जेंडर से जुड़े हुए इश्यूज थे, जो हाशिए पर पड़े हुए तबकों से जो जुड़े हुए मुद्दे थे, समाजवाद जो है वह औद्योगिक पूंजीवाद के मजदूर आंदोलन के दायरे से बाहर निकल ही नहीं पाया। इसलिए समाजवाद का जो जनाधार है, वह जनाधार, समाजवाद में जो अपील थी, वह अपील जो है समय के साथ क्या है घटती गई। समाजवाद की जो अपील है वो पुरानी है, और वो पुरानी अपील क्या है कि समाजवाद अभी भी समानता पर बल देता है, समाजवाद सहयोग या समुदाय पर बल देता है। इसलिए समाजवाद का जो भविष्य है वह एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में रहेगा, लेकिन एक आर्थिक मॉडल के रूप में, लिबरलिज्म के एक फॉर्म के रूप में समाजवाद का कोई भविष्य नहीं है। समाजवाद को समाजवाद के डेड होने की बात 1989 से लेकर 1991 तक जो पूर्वी यूरोप के देश में जो साम्यवादी जो राजनीतिक प्रणालियां रही हैं, उनके ध्वस्त होने के साथ कह जोड़कर देखी जाती है। और फ्रांसिस फुकुयामा ने तो एंड ऑफ आइडियोलॉजी की जब बात की थी, इतिहास का अंत नहीं था, वह दरअसल मार्क्सवादी विचारों पर आधारित जो इतिहास दृष्टिकोण था, उस इतिहास दृष्टिकोण का क्या है अंत था। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, समाजवाद को समझने का, समाजवाद को व आज के संदर्भ में एनालाइज करने का ये एक तरीका है। तो मैंने आपको 3 बातें डिस्कस की। समाजवाद एक इकोनॉमिक मॉडल के रूप में अब पॉसिबल नहीं है। समाजवाद जो है एक इकोनॉमिक मॉडल के रूप में पॉसिबल नहीं है। समाजवाद एक श्रमिक आंदोलन के उपकरण के रूप में पॉसिबल नहीं है। समाजवाद समुदाय, सहयोग और समानता की प्रवृत्ति पर आधारित एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में ही वह बना रहेगा। समाजवाद एक दृष्टिकोण के रूप में बना रहेगा। समाजवाद पर आधारित राजनीतिक अर्थव्यवस्थाएं भी जो हैं या राजनीतिक व्यवस्थाएं भी अब दुनिया में बहुत कम हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि समाजवाद का अंत हो गया। इसके साथ ही मैंने कहा कि कुछ थर्ड वे जैसी क्या विचारधाराएं भी क्या आएंगी। और दीपा मैंने इतिहास के अंत पर पूरा एक वीडियो बनाकर अपने इस पे प्लेटफॉर्म पे डाल दिया है, काइंडली आप उसको क्या है
देख लें। तो आज बच्चों इतना ही रखते हैं, इतना आपके लिए काफी है। कल के लेक्चर में समाजवाद के मेन जो उसकी मुख्य प्रवृत्तियां हैं, उन मुख्य प्रवृत्तियों को क्या है डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।